हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके चैनल फिजिक्स बाय दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि देखा जाए कल आप क्लास नहीं हो पाई, कोई समस्या ऐसी बनी रही जहां से आप क्लास कल हो नहीं पाई। ठीक है, तो आज हम आपसे बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। जैसा कि देखा जाए अभी तक हमने आपको सबसे शुरुआत में क्षेत्रफल सदिश, वैद्योपलक्ष, घनकोण, गॉस की प्रमेय का निगमन, इतना हमने सब कुछ बता दिया था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे हम। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित, जो अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक छड़ कहो या चालक तार कहो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सही आ रहा है, इसमें देख लिया करो उसमें, हैं सही एकदम। चलो, तो चालक छड़ कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना काम पहले आप कर लिया करो। ठीक है, चलो, क्योंकि अनंत लंबाई की है, अनंत लंबाई की। चलो, तो डेरिवेशन चाहे इस फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन हो, इतना आसान हम बना देंगे, हम इतना आसान बना देंगे कि आप समझ लेना, केवल डेरिवेशन की भाषा से ही आप पूरा डेरिवेशन करने की क्षमता रखोगे। आप समझ रही नहीं आ रही? भाषा को समझना, दो डेरिवेशन की भाषा जैसे समझ लिया हमने, भाषा समझने से ही 60% डेरिवेशन क्लियर हो जाता है। 60%, 40% आपको न्यूमेरिकल बेस रहता है, उससे करना पड़ता है, 60% उसी में निकल जाता। देख लिया करो उसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, सही से देख लिया करो बीच में। चलो, अब देखो यहाँ से हमारे पास एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है। कितनी लंबाई का है? अनंत लंबाई। तो बच्चों यहां से भी इसकी लंबाई अनंत है और यहां से भी इसकी लंबाई अनंत है, क्योंकि अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है। अब जो चालक तार है, जैसे इस चालक को हम जानते हैं किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो हमने इसको धनात्मक आवेश दिया, और धनात्मक आवेश देने पर इस पर जो आवेश है, इस पर आवेश, इसकी संपूर्ण आवेश इसकी बाहरी सतह पर क्या हो गया? वितरित हो गया। ठीक, हमने इसके ऊपर बाहरी सतह ऐसे। ठीक, चूंकि देखा जाए इसकी अनंत लंबाई है, क्या हम अनंत लंबाई का तीव्रता निकाल सकते हैं? बताओ, क्या हम अनंत लंबाई के कारण तीव्रता निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इस चालक तार की एकांक लंबाई की बात करेंगे। एकांक लंबाई, जैसे आपके पास बहुत सारी टॉफी रखी हो, आपको उन कीमत ही पता नहीं है, और किसी ने आपसे कह दिया, अगर आपको मान लिया जाए अगर एक टॉफी कीमत पता हो, तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे 100 की पूछे, चाहे 500 की पूछे, चाहे 1000 की पूछे, तो आप वहाँ मल्टीपल कर वहाँ निकाल सकते हो। वही बात यहाँ पर है। अगर हम इसकी एकांक लंबाई के कारण तीव्रता निकाल लें हम, तो आप चाहे जितनी लंबाई हो वहाँ भी निकाल सकते हैं आप। तो हम इसकी एकांक लंबाई अर्थात में पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात लैम्डा। क्योंकि लैम्डा आपसे कहता है, लैम्डा को फॉर्मूला पढ़ाता मैं Q अपॉन L। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, पढ़ा था हमने। बताओ, तो वही बात यहाँ पर। तो इसकी हमने एकांक लंबाई हमने माना, एकांक लंबाई हमारे पास AB है। इस एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा है लैम्डा। कितनी है? लैम्डा, या लैम्डा कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। लैम्डा कूलम प्रति मीटर इस पर आवेश का वितरण है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर का। और इस चालक छड़ के किसी बिंदु से माना, इस बिंदु से माना, कहीं से मान लेना, r दूरी पर, किन दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है। इस चालक छड़ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि एक नियम होता है, भी आपको समझाएंगे हम।
अगर हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो पहली बात क्या होती है, तो दिमाग लगाओ, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर गॉस का नियम लगाएंगे? क्या हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे? तो एक कंडीशन होती है कि ऐसा बिंदु जहाँ पर ना तो गॉस का नियम लगे और ना ही कूलाम के नियम का सत्यापन लगे, तो उस आवेश के चारों ओर बिंदु P से होता हुआ एक हम काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ना तो कूलाम के नियम का प्रयोग हो और ना ही गॉस के नियम का प्रयोग हो, तो उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। फैलाना लग गया, तीव्रता का मान समान होता है, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यह हमारी गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा है। चलो, तो हमें इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इस पर एक हम L लंबाई व A क्षेत्रफल का L लंबाई कितनी मानी हमने, इसकी L लंबाई, उसका J एरिया कितना है, E है। तो इस पर हम L लंबाई व A क्षेत्रफल का एक हमने क्या खींचा, एक हमने बेलनाकार पृष्ठ खींचा, एक बेलनाकार पृष्ठ अर्थात एक गॉसियन पृष्ठ। इस तरीके देखा जाए, इस आवेश के चारों ऐसे पृष्ठ बना दिया गया, जी कंडीशन है, ऊपर बंद कर दिया गया। अब चूंकि इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु P पर एक हमने लघु अल्पांश, पहले एक बात समझ ध्यान से, इस बिंदु P पर यह आवेश पर कौन सा है, धनात्मक आवेश है। चूंकि इस पर धनात्मक आवेश है, तो इस बिंदु P पर तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर, ई वेक्टर, बाहर की ओर ई वेक्टर। और हमने इस बिंदु P पर एक लघु अल्पांश dA की कल्पना की, लघु अल्पांश dA की, आपका लघु अल्पांश क्या है, dA कल्पना की। चूंकि लघु अल्पांश dA की हमने कल्पना की, तो अब लघु अल्पांश यानी कि हम जानते हैं लघु अल्पांश है, तो उस लघु अल्पांश d का क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है अवलंबित कहाँ की ओर होता है, अवलंबित वार की ओर। तो इस लघु अल्पांश dA का क्षेत्रफल अवलंबित कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, dA वेक्टर, अर्थात E वेक्टर की ही दिशा में, E वेक्टर की ही दिशा में, ये कंडीशन है। तो स्मॉल r त्रिज्या व L लंबाई के हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, बताओ, और इसका कितना एरिया है हमारे पास, एरिया है। अब एक बात समझो यहाँ से, बाकी इतना क्लियर है। चलो हम करते हैं यहाँ से डेरिवेशन। अब अगर हम माने यहाँ, जैसे आपने हम माना, अगर हम इसकी इस बिंदु पर देखो, ऐसे देखा जाए, चल पूरा इसके आसपास का बेलनाकार पृष्ठ है, आपने इसके एक बिंदु पर निकाला, इसके अगर हम ऊपरी सतह पर, ऊपर जैसे देखा है, कुछ लेके आओ, कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसकी अगर हम ऊपरी सतह पर निकालें, अगर हमने ऊपर d अल्पांश माना है, इसी को दे दो, ऐसे छोड़ो, चलो इसके हमने ऊपरी सतह पर एक d अल्पांश माना, तो इस d अल्पांश पर जो तीव्रता होगी, तीव्रता क्या, इस dA अल्पांश पर इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, वो कहाँ होगा, वार की ओर, dA वेक्टर। इस बिंदु पर तीव्रता होगी E वेक्टर। अब देखा जाए परस्पर के दूसरे के लंबवत हैं, और EDA क्या होता है, cos थीटा, और cos थीटा कितना होगा, 0, तो पूरा पद कितना मिलेगा, 0। तो आप केवल बेलनाकार पृष्ठ के इस बिंदु पर निकालोगे, यानी कि यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। आपने इसके ऊपर और नीचे इन दोनों सतहों पर तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते। हम केवल इसकी बेलनाकार पृष्ठ चाहे बिंदु यहाँ पर निकाले, चाहे यहाँ पर कहीं भी निकाल सकते, लेकिन कभी भी इसके हम ऊपरी सतह पर तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते।
ठीक, चलो अब हम करते हैं यहाँ डेरिवेशन। तो भाषा की बात समझ लो ध्यान से कि माना कि एक अनंत विस्तार की रेखीय आवेश चालक छड़ है जिस पर प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा कितनी है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। इस चालक छड़ के किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इसके चारों स्मॉल r त्रिज्या व L लंबाई के एक हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक हमने लघु अल्पांश dA की कल्पना की जिसके कारण क्षेत्रफल जैसे अवलंबवत वार की ओर, अवलंबवत कहाँ की ओर है, अवलंबवत वार की ओर है। बिंदु P पर इस चालक छड़ के कारण तीव्रता भी वार की ओर है, अतः dA वेक्टर E वेक्टर दिशा कैसी है, एक समान है। भाषा को रटना कभी नहीं, भाषा केवल समझना है। हम इस भाषा को 50 तरीके समझा सकते हैं, हर तरीके घुमा के बात को, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत मेहनत हो जाती है। कभी लाइनिंग वीडियो में आने लगती है, कुछ दिमाग खराब हो जाता है। चलो हम करते हैं शुरुआत डेरिवेशन की। तो इस लघु क्षेत्रफल से, तो लघु क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कितना हो जाएगा इस लघु से, तो हो जाएगा यहाँ से हमारा क्या, d फाई सब में इक्वल हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। किसका निकाला यहाँ से हमने यहाँ से लघु का निकाला। किसका निकाला हमने, लघु का। हम जानते हैं यदि हमें संपूर्ण की जानकारी पता करनी हो तो क्या करते हैं, वहाँ से हम समाकलन करते हैं। तो लघु का निकाल लिया, हम इसी प्रकार निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे यहाँ से इंटीग्रेट, संपूर्ण की बात कर रहा है, सर्कल बना दी इस समय पूरा संपूर्ण के लिए। तो डी फाई सब में इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो इंटीग्रेशन डी फाई से इक्वल टू हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है जी, दो वेक्टरों का डॉट गुणन। तो हो जाएगा यहाँ से क्या EDA cos थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान हमने हमेशा समझाया है कि थीटा का मान डिपेंड करता है ई व डी ए के बीच बना कोण। तो ई और डी आपस में क्या दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा आपको हो जाएगा 0, तो थीटा बराबर 0 और है किसके बीच, लेकिन यहाँ पर ई व डी ए के बीच बना कोण। तो इंटीग्रेशन डी फाई सब इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 कितना होता है, एक होता है। तो सीधा मिला हमें यहाँ से डी फाई से इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कांस्टेंट वैल्यू है और हम जानते हैं तो कांस्टेंट हो तो हम कहाँ निकालेंगे, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा हम कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को ना तो अवकलन होता ना ही समाकलन होता है। तो डी फाई सब में इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी। अब इसका समाकलन करो बच्चों, इसका समाकलन किया था, कितना मिला था, फाई सब में ई इंटू ए और ए, इसका समाकलन क्यों जाएगा, ई हो जाएगा। हम जानते हैं हमारा वेलन है, क्या है जी, वेलन, और जानते हैं कि वेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है, वेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर, जो 2 पाई आर ये तो हो गया 2 पाई आर और एल 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हो जाएगा फाई सब इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से फाई सब इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ से क्या मान रख दिया हम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ रहा था उसमें, इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। चूँकि यहाँ से हमने देखा था जो रेखीय आवेश घनत्व कितना था, वो लैम्डा था, अर्थात रेखीय
तो हमें कोई बात छोड़ नहीं रहे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या मिलेगा यहाँ से हमारे लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। यहाँ से कमा रखो तो लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन 0 इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल। तो एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से मैं बताओ। तो एल से एल कैंसिल तो हमें से मिल जाएगा यहाँ से आर, इस नीचे नहीं आएगा, इस नीचे नहीं आ रहा, ठीक है यहाँ लिख दिए रहे। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा हमें ई बराबर मिल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, 1/2 पाई देखो 2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। अगर हम देखो एक बात बताऊँ, क्या हमें 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 पता है? नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीपल ऊपर 2 का नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। और मात्रा हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति, 2 मात्रा लिखवा दी हमने, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ से हमने बात किया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, जो हमारी तीव्रता का मान निकल के आया है। या सीधा यहाँ लिखते आप, सीधा यहाँ से हो जाता है इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ये भी लिख के आता है, सिद्ध कीजिए। तो इस तरीके से हमने इसको नोट किया। अगर हाँ अगर आप इसका निकाल देना, अगर सरल रूप लिखना चाहो तो लिख दो, सरल रूप की बात करें तो लिख देना ई वेक्टर को लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा इंटू आर कैप, इंटू आर कैप, जहाँ आर कैप क्या है एकांक सदिश, आर कैप क्या होता है एकांक सदिश। इतनी सी बात है। बताओ अभी तक कहाँ दिक्कत वीडियो में आई? हमने एक पहले एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई के हमारे पास रेखीय आवेश चालक छड़ थी, तो हम अनंत पर तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसकी एकांक लंबाई को माना, उस एकांक लंबाई कारण तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। तो माना कि एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश चालक छड़ है, जो लाइनिंग आ रही है इसमें, ठीक है चलो हल्की लाइनिंग। तो माना है कि अनंत लंबाई की रेखीय आवेश चालक छड़ है जिस पर आवेश का वितरण लैम्डा कूलम प्रति मीटर है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर है, ठीक है। इस चालक छड़ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक हम बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे कहते हैं कि हम जिसे हम गॉस पृष्ठ कहते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। बिंदु P पर एक हमने लघु अल्पांश DA की कल्पना की। इस तरह की लघु अल्पांश था, ऐसे यहाँ छोटा सा भाग अल्पांश, तो लघु अल्पांश था, इसका क्या होगा इस तरीके से था, तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल से अवलंबित कहाँ होता है बाह्य, वही तो है। तो लघु अल्पांश DA की कल्पना की, जिसके कारण क्षेत्रफल से अवलंबित बाहर की ओर है। बिंदु P पर चालक छड़ धनात्मक है, तो उस धनात्मक आवेश कारण तीव्रता भी कहाँ की ओर होगी बाहर की होगी, अर्थात बिंदु P पर E वेक्टर व D वेक्टर परस्पर दूसरे के समांतर, कैसे दूसरे के कैसे समांतर, तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी सी भाषा है। हमने देखा कि इस लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है हमारे पास क्या है d5 इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर डॉट D वेक्टर। संपूर्ण की बात की तो हम क्या करते हैं वहाँ से समाकलन करते हैं, हमने किया समाकलन, तो इंटीग्रेशन d5 सब इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर डॉट D वेक्टर, लिखा हुआ है 2 वेक्टरों का डॉट गुणन EDA cos थीटा, थीटा बराबर 0 आपका हो गया, EDA cos 0 EDA मिला हमारे पास। E हमने बाहर निकाला, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू था, E को हमने बाहर निकाला, DA का समाधान हमारे पास A हो गया, इसका समाधान हो गया 5 पर E हो गया। अगर आपने पिछले वीडियो में देखो सब देख लीजिए आप, वहाँ पर गॉस की प्रमेय का निगमन से आप देखिए पर ध्यान से, वहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो E इंटू ए, तो हम जानते हैं A यहाँ पर क्या बेलन का वक्रपृष्ठ है, अर्थात A बराबर क्या लिखा हमने 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर तो आपका क्षेत्रफल हो गया जितना सा, और ये एल की लंबाई हो गई 2 पाई आर एल, तो A इंटू 2 पाई आर एल हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से देखा हमने 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, हमने इसको मान रखा है यहाँ पर, तो मिला हमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। और हमने जानते हैं कि रेखीय आवेश तो लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़ा हमने क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल,
इसका हमने मान रखा है यहाँ पर एल सेल कैंसिल क्या मिला हमें, इक्वल टू मिला 1/2π लैम्डा अपॉन आर या लैम्डा अपॉन 2π इंटू आर। तो अब 1/2π मान तो पता नहीं हमें, मान किसका पता हमें, मान पता होता है हमें 1/4π मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। तो इक्वल हो जाएगा 1/4π लैम्डा अपॉन आर, मात्रा क्या न्यूटन प्रति कूलाम वोल्ट प्रति मीटर। इसका वेक्टर हमने लिख दिया, ई वेक्टर इक्वल हो जाएगा 1/4π लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। जो हमारा हो गया यहाँ से चैप्टर, यहाँ से हमारा जो डेरिवेशन था वो क्लोज होता होगा। अब आपसे आगे बात करेंगे हम, देखो अब आपका अगला टॉपिक आ जाएगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट या के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बात करेंगे आपको अगली वाली वीडियो में। अभी देखो इसमें कोई और तो है नहीं, ठीक है चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। ये हर बच्चा पढ़ता हर बच्चा सीखे। थैंक यू बच्चे।